ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जहाज समुद्र के किनारे सर्वाधिक सुरक्षित रहता है, मगर क्या आप नहीं जानते कि उसे किनारे के लिए नहीं बल्कि समुद्र के बीच जाने के लिए बनाया गया है। ये किसने कहा है? डेविड ब्रैंकलिन ने कहा है। व्यापार समझौता और बांग्लादेश की राय। और अभी हाल ही में आपने देखा कि बांग्लादेश में चुनाव भी हुआ था। बीएनपी को भारी बहुमत मिला है, 2/3 बहुमत मिला है। ये आप देखेंगे कि हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को बांग्लादेश देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है किससे? बांग्लादेश से। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था क्या बांग्लादेश। एक कहावत है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान पहले देश की समस्याओं से दो चार हों या अमेरिका से, यह सवाल सबको परेशान किए हुए। अंतरिम सरकार और अमेरिका के बीच हुई आपसी व्यापार समझौते ने बांग्लादेश की आर्थिक संप्रभुता पर सवाल उठाए हैं। खासकर व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े फैसलों में मोहम्मद यूनुस की सलाह वाली अंतरिम सरकार को सिर्फ कुछ दिनों तक रहना था। उसकी जिम्मेदारी केवल चुनाव सुचारू रूप से कराने तक थी। इसलिए यह सवाल उठा कि मुख्य सलाहकार अमेरिका से समझौता कैसे कर सकते थे। तारिक रहमान की शपथ लेने के बाद यो भी मोहम्मद यूनुस का नई सरकार से कोई लेना देना नहीं रह जाता है। फिर उन्होंने जल्दीबाजी में अमेरिका से बाध्यकारी समझौता कैसे कर लिया? आलोचक कई बाध्यकारी शर्तों वाले प्रावधानों की ओर इशारा करते हैं जो यह बताते हैं कि अगर बांग्लादेश वाशिंगटन की शर्तों पर नहीं चला तो भारी शुल्क फिर से आयद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए समझौते में डिजिटल कारोबार सुविधा के प्रावधानों को देखा जा सकता है। अमेरिका से हुए समझौतों में कहा गया है कि अगर बांग्लादेश किसी ऐसे देश के साथ नया डिजिटल व्यापार समझौता करता है जो अमेरिका के जरूरी हितों को खतरे में डालता है तो वॉशिंगटन इस समझौते को खत्म कर सकता है और बांग्लादेशी निर्यात पर 37% शुल्क फिर से लगा सकता है। यही शुल्क दर अमेरिका ने अप्रैल 2025 में प्रस्तावित की थी। नए समझौते में कहा गया है कि अगर बांग्लादेश के साथ बातचीत से अमेरिकी चिंताओं का समाधान नहीं होता है तो अमेरिका इस समझौते से हट सकता है। इसके बाद अगर वह 37% शुल्क फिर से लागू कर दे तो यह इतना ज्यादा है कि बांग्लादेश का अमेरिका को किया जाने वाला निर्यात तेजी से कम हो जाएगा। और यह एक महंगा सौदा है क्योंकि यह दक्षिण एशियाई देश अपने निर्यात राजस्व का लगभग 5वां हिस्सा अमेरिकी खरीदारों को बेचे जाने वाले कपड़ों और दूसरे सामानों से कमाता है। एक तरफ से ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते के जरिए बांग्लादेश को आर्थिक नकेल पहना दी है और ऐसा लगता है कि नई सरकार के आने तक ट्रंप प्रशासन को सब्र नहीं था और इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस व्हाइट हाउस के दबाव में काम कर रहे थे। यूनुस चाहते तो इस समझौते को कुछ दिन टाल सकते थे। 9 फरवरी को अंतरिम सरकार और ट्रंप प्रशासन के बीच हुआ समझौता बांग्लादेश को किसी ऐसे देश से कोई भी परमाणु संयंत्र, फ्यूल रॉड या फिर संवर्धन यूरेनियम खरीदने से भी रोकता है जो अमेरिका के जरूरी हितों को खतरे में डालता है। और देखिए, इस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका अपनी शर्तों पर व्यापार समझौते करवाते हैं और वो दबाव भी डालते हैं। तो अमेरिका से व्यापार समझौता करना बड़ी चुनौती भी है और सोच समझ के करना पड़ता है। बांग्लादेश ने अतीत में जो समझौते किए उसे जारी रखने में कोई बाधा नहीं, लेकिन नए समझौतों में उसे अमेरिकी हितों का ध्यान रखना होगा। उदाहरण के लिए रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसमें 2 रिएक्टर हैं। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र ढाका से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पद्मा नदी के किनारे ईश्वरदी उपजिला के रूपपुर में बन रहा है। रूसी सहयोग से यह बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। इसकी 2 इकाइयों में से पहली इकाई मार्च 2026 में चालू होने की उम्मीद है। समझौते से पता चलता है कि रूसी स्टेट कॉरपोरेशन रोसाटॉम के जरिए रूसी तकनीक और वित्तीय सहायता से बने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए आपूर्ति जारी रहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य में किसी भी परमाणु परियोजना पर कड़ी जांच हो सकती। इस मसले पर बांग्लादेश के कुछ विशेषज्ञों ने भी चिंता जताते हुए कहा कि यह समझौते का सबसे जरूरी और विवादित हिस्सा है क्योंकि यह हमारी संप्रभुता पर सवाल उठाता है। और अब अगर अमेरिका बांग्लादेश के साथ रक्षा समझौते को आसान बढ़ाने के लिए काम करेगा तो इससे बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है।
दरअसल यह समझौता दुर्लभ भू धातुओं की खोज, उसे निकालने, उसे तैयार करने, भेजे जाने, वितरित करने और निर्यात करने के लिए अमेरिकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रास्ता भी खोलता है। यही नहीं, समझौता यह भी सुनिश्चित कर गया कि बांग्लादेश को $3.5 अरब के अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने होंगे और इसमें 5 वर्ष तक हर साल कम से कम 7 टन गेहूं, $1.25 बिलियन मूल्य के 2.6 मिलियन टन सोया और सोया उत्पाद और कपास खरीदने होंगे। बांग्लादेश को शुरू में 14 बोइंग एयरक्राफ्ट और 15 साल में 15 बिलियन की तरल प्राकृतिक गैस भी खरीदने होगी। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य साजो सामान की ज्यादा खरीद करनी होगी। कुछ देशों से रक्षा उपकरणों की खरीद पर सीमा भी लगानी होगी। और इस संदर्भ में देखें तो विशेषज्ञों की यह आशंका समझी जा सकती है कि यह मुक्त व्यापार के बजाय थोपी हुई जिम्मेदारी जानता है। यह असल में अमेरिकी कंपनियों और वहां के किसानों के लिए मुनाफे को पक्का करता है। इस संदर्भ में साउथ एशियन नेटवर्क ऑन इकोनॉमिक मॉडलिंग की ओर से उठाई गई चिंता भी गौरतलब है कि बांग्लादेश को रास्ते विकल्प मौजूद होने पर भी ज्यादा महंगा सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जा सकता है और इससे बांग्लादेश के विदेशी लेन देन पर और दबाव पड़ेगा। सवाल है कि फिर बांग्लादेश के एयरक्राफ्ट खरीदने और ऊर्जा आयात के लिए पूंजी कैसे लगाएगा। स्वाभाविक तौर पर इससे विदेशी ऋण पर निर्भरता बढ़ने का खतरा है। ऐसी चिंताएं भी सामने आई कि अमेरिका से समझौता के बाद बांग्लादेश को अब कच्चे माल के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। कुल मिलाकर यूनुस गए मगर समस्या छोड़ गए वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। मोहम्मद यूनुस को अमेरिका के करीबी के तौर पर देखा जाता रहा है और इस तथ्य की पुष्टि के लिए बिल क्लिंटन परिवार से उनकी निकटता के कई उदाहरण दिए जाते हैं। हालांकि यह भी एक सार्वजनिक तथ्य है कि यूनुस का अकादमिक करियर अमेरिका में बना है। बिल क्लिंटन ही नहीं, बाद के राष्ट्रपतियों जो बाइडन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक से उन्होंने बेहद करीबी संबंध बनाए रखा है और इस अन्योन्याश्रय संबंधों का फायदा उनके परिवार को मिलने के भी आरोप लगाए जाते रहे। सच है कि यह है कि मोहम्मद यूनुस ने अपने कार्यकाल में जो कुछ किया उसकी सही से जांचो। जो कई नकारात्मक सूचनाएं भी लोगों को निराश करेंगी, मगर जो सकारात्मक पक्ष है वह यह है कि बांग्लादेश में समय पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो गया। यह दीगर बात है कि 13 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे आने के ठीक बाद मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के विशेष सहायक फैज अहमद तैयब जर्मनी चले गए। इस अचानक प्रस्थान से यूनुस के साथियों के सुरक्षित निकलने की बातों को पुख्ता करना शुरू कर दिया और अब आशंका यह भी जताई जा रही है कि क्या मोहम्मद यूनुस भी अमेरिका या यूरोप के किसी देश में जाने की तैयारी में है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ आप लोगों को अमेरिका देखने को मिल जाएगा। यह है यूएसए, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। ये आप देखेंगे चाइना है, ये रूस आपको देखने को मिल रहा है। स्मृतियों का जीवन, दुनिया के हर व्यक्ति के जीवन में स्मृति रहती है, चाहे बुरी हो या भली। उदासी के लिबास में लिपटे रहते हैं, कभी कुछ सुख के क्षण जिनमें मोह और ममता के अवशेष होते हैं और यह भी एक स्मृति को सामूहिकता से जोड़ दिया जाता जाए तो स्मृति जन स्मृति बन जाती है। और रेलगाड़ी में बैठकर सुख के स्टेशन पर उतरने जैसी स्मृतियां भी जीवन में होती हैं तो कभी खत्म ना होने वाली यात्रा बन जाती हैं स्मृति। और यह वास्तविक व्यक्तिपरकता से सामूहिक चेतना की ओर बढ़ने का साधन भी है क्योंकि स्मृति संवाद प्रिय होती है। हर युग का आदमी अपने मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए विकल रहा। जब वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे तब संप्रेषण के लिए प्रकृति के माध्यम से काम चलाया। कभी कबूतर, कभी बादल संदेश वाहक बने, लेकिन किसी भी समय में कोई पवन, कबूतर, बादल इतने समझदार नहीं रहे कि वे आदमी की भाषा भाव को यथावत प्रेषित कर सके। इधर विज्ञान ने संवाद के लिए उपकरण खोजे जो प्रकृति की धड़कनों पर सवार होकर भावों और विचारों को सहजता से संप्रेषित करने लगे। तब से संप्रेषणीयता जो सहज हो गई है मगर विचारों में परिपक्वता प्रयास समाप्त हो गई है। प्रतीक्षा इंसान के भीतर व्याकुलता पैदा करती है लेकिन उसे भीतर से धीरज रखने का गुण भी सिखाती है। हमारे जीवन की निमित्ता की निरर्थकता भी एक सामाजिक आत्महत्या ही है। इसलिए दिनचर्या के निष्कर्ष ही भविष्य की नींव रखते हैं। दिनचर्या की स्मृति जीवन की उत्तर मीमांसा है और इसमें जोड़ तोड़ की घनीभूत बातें होती हैं तो सुख दुख के हर्ष, शोक ग्रस्त क्षण भी आंसू की हिचकी ऊपर आए तो आप देखते हैं कि शायद हम स्मरण कर सकें कि बहुत कुछ ऐसा जो अपने भीतर या अपने आसपास अपने ही बीच से गुजरा हो।
किसी की होड़ या दौड़ में जीवन खपाने वाले हम स्मृतियों का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, लेकिन उनसे संवाद करने का धैर्य नहीं जुटा पाते हैं। विमर्शों की वो सैडी बनाकर हम एक नया विमर्श खड़ा कर देते हैं और जिसमें मूल स्मृति कहीं विलोपित हो जाती है। अंत में हम उसी नए को स्मृति मानकर बहुत आगे निकल जाते हैं। दरअसल हम जीवन के एकांत और मन के अंतरम के यथार्थ से वंचित रह गए हैं। शायद इसलिए हमें पता नहीं कि पहाड़ों को लीपा नहीं लांघा जाता है। पहाड़ों पर भटकाव के मोड़ों पर किसी फूल की सुगंध से कई बार रास्ते पर होते हैं। अंधेरा हो या फिर रोशनी, अंकुर का बढ़ना नहीं रुकता। लगा लता अपना गंतव्य खोज ही लेती है। किसी फूल का इशारा उसकी सुगंध ही देती है। तितलियों की आवाजाही उसे उत्सव में बदल देती है। जब कोई कवि सर्जक या फिर आप देखिए रच देता है उस दृश्य में बसे शब्द को और बच्चे गुनगुनाते हैं उसे प्रार्थनाओं में, जो कभी लोरी समझकर जिस विचार को लेकर हम स्वयं को बुद्धिजीवी समझते हैं, उस विचार की भूमिका केवल व्याख्याकार की नहीं बल्कि उत्तरदायित्व वहन करने वाली नैतिक चेतना की भी है। हमारी आंखों के सामने काफी बड़ा हिस्सा प्रतिदिन अनवरत रेलों और बसों में यात्रा करता है। ऐसे में कितने गहरे और सूक्ष्म अनुभव जीवन में जुड़ते हैं, हम उनमें उतना ही याद रख पाते हैं जितने से हमारा समय बाधित होता है। शेष को नजरअंदाज करना हमारे परस्पर मनुष्य होने पर संदेह पैदा करती है। हम एक दूसरे के सामने होकर भी एक दूसरे के सुख दुख से कितने अपरिचित हैं। कभी कभी लगता है कि आंसुओं का होना कितनी बड़ी अस्वस्थी है। आंसू ऐसी आद्यता है जो धरती और हवा में भी नमी बचाए हुए हैं। शायद यही संवेदनशील या फिर कारुणिक होने की अंतिम निशानी है। आंसू कई तरह से आंखों में भरते हैं और वैसे वे कैसे पहुंचे जाते हैं, इस बात में इंसानियत के रहस्य छिपे हुए हैं और हमने नहीं जाना। इस तेज भागती दुनिया में कौन शर्मीले गडरियों की तरह धीरे चलने का गुण रखता है। दुनिया भर में आप देखते हैं कि दुनिया भर की आत्मनिर्भर और अपने भरोसे खड़ी हुई महिलाओं का स्त्री विमर्श हो गीली हवाओं सी घुल मिल जाने वाली घर की माँ बहनों भाभियों चाचियों बुआओं बहुओं का स्त्री विमर्श कभी एक नहीं होता। भला ऐसा क्यों? महानगरों में बन रही गगनचुंबी इमारतों के निकट मजदूर महिलाएं उस स्त्री के जीवन में सुख है भी या नहीं वह नहीं जानती, लेकिन वे सदा हारी हुई परिस्थितियों में ही काम करती हैं। हम सबकी समस्याएं कितनी भिन्न हो गई हैं। ध्वनि में अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही वह हमें किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती हैं, लेकिन उन तक पहुंचने का मार्ग हमने ही दुर्गम बना दिया है। हमारे ही निर्मित कान फोड़ो शोर, जो कुछ हमारी अति व्यस्तताओं में हमारे ही भीतर की ध्वनि सुनाई नहीं देती, आगे की दुनिया दिखाई नहीं देती। हम केवल उस दुनिया को जीते हैं जो समय पूरा करते हुए आगे बढ़ती है। प्रगतिशीलता के नए दौर में निजता के अभिजात में लप्पाजी से छुटकारा पाना सहज नहीं है। शायद इसलिए इन दिनों संवेदनशील युवकों के चित्त में भी एक विचित्र प्रकार का अजनबीपन, संतरास, असहाय बेटी और निराशा का वातावरण बना हुआ है। स्मृति भले ही हमारे भीतर सूख जाए, लेकिन पानी की कुछ मिकदार मात्रा आंखों में बची रही। यही क्रूर समय में मानवीय सभ्यता का सबसे मार्मिक दृश्य है, जो सब कुछ भूल जाने के बाद भी यह बचाए रखता है कि वह मनुष्य हो, ठीक उसी तरह जैसे फूल, तितली और शब्द। एक कविता की पंक्तियां हैं, तुम्हारे भीतर पानी सूख रहा है, तुम्हारे भीतर हवा खत्म हो रही है और तुम्हारे समय पर कोई और कब्जा कर रहा है। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियाँ रहती हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है। जोखिम का भोजन। भारतीय रेलवे के बारे में अक्सर यह दावा किया जाता है कि इसके समग्र संचालन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवा के समकक्ष बनाया जाएगा, मगर हकीकत यह है कि हादसों, सफर के दौरान निर्धारित समय पर गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने से लेकर ट्रेन के भीतर साफ सफाई और खान-पान के मामले में कई बार स्थिति बेहद दयनीय और खराब दिखती है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिन ट्रेनों को विशेष सुविधा वाला बताया जाता है, उसमें परोसा गया भोजन भी अक्सर खराब निकल जाता है और यात्री ठगे से रह जाते हैं। खबरों के मुताबिक हर रोज 35 से ज्यादा लोग रेलवे के खराब खाने को लेकर शिकायत करते हैं। खाने में तिलचट्टा, दूसरे कीड़ों या फिर अखाद्य वस्तुओं के मिलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। साथ ही भोजन की मात्रा और तय कीमतों से ज्यादा राशि वसूलने की समस्या भी आम देखी जा सकती है। सवाल है कि अगर उच्च गुणवत्ता और सेवा का दावा करने
करके खाने पीने के मामले में भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो उसे कैसे देखा जाए। सफर के दौरान यात्री थोड़ी सुविधा के लिए ट्रेन में मिलने वाला खाना पैसा चुकाकर लेना चाहते हैं। कई ट्रेनों में सफर के दौरान टिकट के साथ खाने पीने के सामान के लिए राशि चुकाने का भी विकल्प है, मगर विडंबना यह है कि पूरी कीमत चुकाने के बावजूद कई लोगों की थाली में ऐसा खाना होता है जिसे खाया नहीं जा सकता। ट्रेनों में मिलने वाले खराब खाने को लेकर आए दिन शिकायतें आती रहती हैं, कई बार विवाद भी होते हैं। ऐसी खबरें भी सामने आई जिनमें भोजन के खराब होने पर आपत्ति जताने पर ट्रेन में मौजूद कर्मियों ने यात्री से दुर्व्यवहार किया। खुद सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई में राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 2024-25 के दौरान खाने पीने की शिकायत की खराब गुणवत्ता के संबंध में 6,645 शिकायतें मिली हैं, जबकि 2021 से अगले 4 वर्षों में रेलवे को इस तरह की कुल 19,174 शिकायतें मिली। ऐसे भी मामले होंगे जिनमें किसी यात्रा को खराब भोजन मिला, लेकिन उसने औपचारिक शिकायत नहीं की। हालांकि रेल महकमे में कहने को एक ढांचा है और जिसके तहत गुणवत्ता में सुधार के लिए डिजाइन किए गए रसोई से खाना बनवाने और ट्रेनों तक पहुंचाने से लेकर खाना बनाने पर निगरानी, खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक की तैनाती और अच्छी सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने का दावा किया जाता है। इसके अलावा अगर खाने में अस्वच्छता या मिलावट पाई जाती है, खाना खराब हो, तो यात्री शिकायत करते हैं। कई मामलों में कार्रवाई भी होती है, जिसमें जुर्माना लगाना, अनुशासनात्मक कार्रवाई, काउंसलिंग करना, चेतावनी देना शामिल है। खराब खाने की शिकायत के बाद भोजन की आपूर्ति करने वालों पर जुर्माना लगाने की खबरें आती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर सब पहले ही की तरह ही चलता रहता है। सवाल है कि रेल मंत्रालय इसमें सुधार को लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाता कि ट्रेन में मिलने वाले भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता को लेकर यात्री पूरी तरह आश्वस्त रहें। अगर रेलवे के लिए अपने तंत्र के तहत स्वच्छ भोजन मुहैया कराना संभव नहीं है, तो ट्रेनों में खाना देने का ठेका अलग अलग कंपनियों को देने और उसमें बेहतर गुणवत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था बनाने की कोशिशें क्यों नहीं की जाती। वादे की अनदेखी। ये आप देखिए, पिछले वर्ष अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस वारदात को देश की संप्रभुता पर हमले से जोड़कर देखा गया। बाद में जवाबी कार्रवाई के रूप में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जिसके तहत सीमा पार पाकिस्तान की धरती पर कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। भारत का यह जवाब काबिल तारीफ है, लेकिन सवाल है कि सरकार की ओर से इसी तरह की इच्छा शक्ति पहलगांव हमले में जान गंवाने वालों के परिवारों की सुध लेने में नजर क्यों नहीं आ रही है। और इस हमले में महाराष्ट्र के पुणे जिले के निवासी संतोष जगदाले की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। तब राज्य सरकार ने संतोष की बेटी असावरी जगदाले को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो इसे सरकार की अनदेखी या लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा। इस पीड़ित परिवार को अब गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। अब तो ऐसा खबर भी आई कि शायद महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है कि दे दी है इस लड़की को, इनकी लड़की को नौकरी। यह बात छिपी नहीं है कि देश में सरकारी तंत्र की गाड़ी बिना धक्के के आसानी से आगे नहीं बढ़ पाती। अक्सर देखने में आता है कि शासन के स्तर पर जब कोई सामान्य निर्देश दिया जाता है तो वह कई दिनों तक सरकारी दफ्तरों के कागजों में उलझा रहता है। पहलगांव हमले में जान गंवाने वाले संतोष जगदाली की बेटी असावरी के मामले में भी स्थिति इससे अलग नहीं है। सरकार की ओर से संवेदना स्वरूप उन्हें नौकरी देने का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन उस पर आगे की कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी गई। असावरी का कहना है कि उन्होंने कई स्तरों पर इस मसले को उठाया, लेकिन कहीं कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई। थक हार कर जब उन्होंने मीडिया के साथ अपनी परेशानी साझी की तो सरकारी तंत्र भी तत्काल हरकत में आ गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय की ओर से कहा गया कि आसावरी को सरकारी महकमे में नियुक्ति देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे शासन प्रशासन की असंवेदनशीलता, उदासीनता साफ जाहिर होती है, जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। ये आप देखिए, पाकिस्तान भी है, पड़ोसी हमारा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।